नमस्कार, शिल्पा की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आजादी। अरे निर्मला, सुना है राहुल की शादी पक्की हो गई। अरे बता ना, कैसी है होने वाली बहू? शीला ने फोन पर पूछा तो निर्मला जी हल्के से हंसते हुए बोली, हाँ शीला, नेहा नाम है उसका। बहुत प्यारी है, पढ़ी लिखी, खूबसूरत। बस वो आ जाएगी तो घर में रौनक आ जाएगी। सुनकर शीला बोली, अरे वाह, अब तो तू सास बन जाएगी। अच्छा है, अब तू अकेले अकेले रसोई में खटती नहीं रहेगी। बहू आएगी, उसके साथ में मिलकर गप्पे मारते हुए काम कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मैं और मेरी बहू तो ऐसे ही करते हैं, एक साथ मिलकर रसोई का सारा काम निपटा लेते हैं। फिर हम सास बहू आराम से बैठकर सास बहू का सीरियल देखते हैं। कहते हुए शीला हंस पड़ी। निर्मला जी भी मुस्कुरा उठी। हाँ शीला, हमेशा से सोचती थी कि काश मेरी भी एक बेटी होती, जिसके साथ थोड़ी देर बातें करती, शॉपिंग करने जाती, हंसती बतियाती। बेटा अच्छा है, पर राहुल को मेरी बातों में क्या रुचि। सोच रही हूँ नेहा आ जाएगी तो बेटी की कमी दूर हो जाएगी, एक साथी मिल जाएगा मुझे। हाँ बिल्कुल निर्मला, अब तुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। चल बता, शादी की तारीख कब की निकली है? तैयारियां कैसी चल रही हैं? निर्मला जी मुस्कुराते हुए आंखों में चमक लिए बोली, अरे शीला, शादी की तारीख 20 नवंबर की निकली है, यानी कि मेरे जन्म दिवस के दिन। वाह, फिर तो दो सेलिब्रेशन एक साथ होंगे। अपने जन्मदिन पर तू सास बनेगी? सास नहीं शीला, मैं तो नेहा की माँ बनकर रहूंगी। बस इंतजार है उस दिन का, जिस दिन मेरा बेटा घोड़ी चढ़ेगा और चांद से मुखड़े वाली बहू को घर लेकर आएगा। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। तेरे पास तेरी बहू है, जिसके साथ मिलकर तू रसोई का सारा काम कर लेती है, लेकिन मुझे तो फिलहाल अकेले ही काम करना है। निर्मला जी ने कहा तो दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। फोन रखकर वो रसोई में चली गई। काम करते करते निर्मला जी अपने अतीत को याद करने लगी। एक मध्यम वर्गीय परिवार की होनहार बेटी हुआ करती थी निर्मला। पढ़ाई में तेज, व्यवहार में सरल और स्वभाव से बेहद संवेदनशील। उसका सपना था कि वो एक शिक्षिका बने। उसने एमए तक की पढ़ाई पूरी की और बीएड के लिए फॉर्म भर दिया। वो शिक्षिका बनकर समाज में एक सुखद परिवर्तन लाना चाहती थी, लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करना चाहती थी। पर शादी की बात आते ही उसके सपनों की दिशा बदल दी गई। लड़के वाले शहर से थे, लड़का सरकारी नौकरी में था, अच्छा कमाता था। माता पिता को सब कुछ बहुत पसंद आया। मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ, अपना कैरियर बनाना चाहती हूँ, निर्मला ने कहा। लेकिन माँ बाप ने कहा, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता, और कैरियर बनाना है वो तो तुम बाद में भी कर सकती हो। शादी के बाद भी लड़कियां पढ़ाई करती हैं, नौकरी करती हैं। निर्मला ने इसके बाद कोई सवाल नहीं किया, सपनों को थोड़े समय के लिए स्थगित कर दिया, ये सोचकर कि शादी के बाद फिर से पढ़ाई शुरू करेगी। वो ससुराल गई, दिल में ढेर सारी उम्मीदें पाले। सास पहले ही कह चुकी थी, अब ये घर तुम्हारा है, हमें बहू नहीं बेटी चाहिए, जो सब कुछ संभाले। निर्मला ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसे लगा अगर वो दिल से अपने ससुराल को और ससुराल वालों को अपनाएगी तो सब अच्छा होगा। पर दूसरे ही दिन से उसे एहसास हो गया कि ये घर बेटी नहीं, मुफ्त की नौकरानी चाहता है। सुबह 5 बजे उठकर झाड़ू पोछा, फिर नाश्ता, फिर सास ससुर की दवाइयाँ, फिर पति के टिफिन की तैयारी। उसके बाद भी शिकायतें मिलती, चाय बिल्कुल अच्छी नहीं बनाती, रसोई संभालने का सलीका नहीं है, इतना धीरे क्यों काम करती हो, सब्जी बेस्वाद बनाती है। पति नीरज एक शांत, संयमी लेकिन बेहद व्यस्त इंसान। उसे ना तो बातों में रुचि थी, ना निर्मला के किसी शौक में। वो तो बस सुबह के समय अखबार में और दिन भर ऑफिस में बिजी रहता। जब निर्मला ने एक दिन कहा, मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ, तो नीरज ने बिना चेहरा उठाए जवाब दिया, अब क्या जरूरत है, घर पर रहो, आराम से चल रहा है सब। सास से कहा तो कड़क स्वर में जवाब मिला, चुपचाप घर पर बैठी रहो और गृहस्थी संभालो।
निर्मला ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। उसने मन में सोचा, चलो अभी नई नई शादी है, कुछ दिन रुक जाती हूँ, फिर समझाऊंगी। परंतु धीरे धीरे उसकी किताबें अलमारी में कहीं नीचे दबती चली गई। हर किसी की पसंद नापसंद उसे पता थी, पर उसकी पसंद जानने की किसी ने कोशिश भी नहीं की। 2 साल बाद वो एक बेटे की माँ भी बन गई। बेटे को पाला, पढ़ाया, लिखाया, परिवार को संभाला, रिश्तेदारियों को निभाया। निर्मला एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श माँ और एक आदर्श बहू बन चुकी थी। पर उसके भीतर की निर्मला धीरे धीरे कहीं गुम हो चुकी थी। उसने कई बार सोचा कि वो भी कुछ करे, ज्यादा नहीं तो आसपास के किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी शुरू कर ले, लेकिन सास से पूछा तो जैसे तूफान ही खड़ा हो गया। अब इस घर की बहू नौकरी करने के लिए घर से बाहर निकलेगी? हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने का इरादा है? समझा ले अपनी पत्नी को नीरज, यहाँ ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। निर्मला सहम गई। घर के हर सदस्य की सुविधा के लिए उसने अपने अरमान कुर्बान कर दिए थे और बदले में मिली सिर्फ गुलामी। अब वो किसी से ज्यादा बोलती नहीं थी, कभी शिकायत नहीं करती थी। जब वो आईने में खुद को देखती तो उसे लगता, ये औरत कौन है? उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, माथे पर चिंता की रेखाएं और होठों पर थकी सी मुस्कान। वो खुद को पहचानने में चूक जाती थी। शादी को 15 साल हुए थे कि सासू माँ का निधन हो गया, लेकिन अब तक घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी निर्मला के कंधों पर आ चुकी थी, जिससे पीछा छुड़ाना उसके बस से बाहर था। और अब करीब 4 साल पहले उसके पति नीरज का भी अचानक हार्ट अटैक से देहांत हो गया। दुनिया के सामने वो बहुत शांत रही, लेकिन अंदर से जैसे उसका वजूद टूट सा गया था। राहुल अब बड़ा हो चुका था, नौकरी में था, शादी के काबिल। आखिरकार बेटे राहुल की शादी का दिन भी आ गया। शादी बहुत अच्छे से संपन्न हुई। घर की दहलीज पर जब नेहा ने अपने पहले कदम रखे तो लगा जैसे बरसों का सूनापन उसकी पायल की झनकार ने खत्म कर दिया हो। लाल जोड़े में सजी खूबसूरत और पढ़ी लिखी नेहा को देखकर निर्मला जी का मन गदगद हो उठा। उन्होंने अपनी बहू की आरती उतारी, उसे गले से लगाया और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। बहू के रूप में बिल्कुल चांद का टुकड़ा भेजा है। घर में उत्सव का माहौल था। रिश्तेदार, हंसी ठिठोली और रस्मों के बीच निर्मला जी की नजरें बस नेहा पर टिकी थी। वो उसकी हर छोटी बड़ी हरकत में अपनी बेटी की छवि ढूंढ रही थी। शाम को जब परिवार के सभी सदस्य और रिश्तेदार साथ बैठे तो बातों बातों में निर्मला जी ने पूछ ही लिया, बहू अब आगे क्या सोचा है? माहौल में एक पल की खामोशी छा गई। नेहा की आंखों में एक आत्मविश्वास और एक सपना था। माँ जी, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। मुझे नेट की परीक्षा देनी है। कमरे में मौजूद कुछ रिश्तेदारों की भौहें तन गई, पर निर्मला जी का चेहरा खिल उठा। कहीं ना कहीं उनके अपने दबे हुए अरमानों को जैसे पंख लग गए थे। उन्होंने तुरंत नेहा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम जरूर पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो मैं नहीं कर पाई वो सपना तुम पूरा करोगी। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या होगी। निर्मला जी की आवाज में एक अजीब सी तृप्ति थी। उस एक पल में उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि वो अपनी बहू की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने देंगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि नेहा की पढ़ाई भी उसी मोड़ पर आकर रुक जाए जहां उनकी खुद की पढ़ाई थम गई थी। वो चाहती थी कि नेहा एक आजाद और आत्मनिर्भर स्त्री बने। लेकिन फिर धीरे धीरे एक खिंचाव सा महसूस होने लगा। नेहा का सारा समय कमरे में बीतने लगा। सुबह देर तक सोना, फिर किताबों में डूब जाना और शाम को राहुल के साथ बाहर घूमने निकल जाना, ये उसकी दिनचर्या बन गई थी। घर में किसी काम को हाथ लगाने की कोई इच्छा या जरूरत उसने कभी महसूस ही नहीं की। निर्मला जी ने भी कभी काम के लिए नहीं टोका, लेकिन उन्हें ये जरूर खटकता कि नेहा उनके साथ चाय तक भी नहीं पीती। कभी किचन में आकर ये भी नहीं पूछती कि कुछ मदद कर दूं मम्मी। हर त्योहार पर निर्मला अकेले ही घर सजाती, मिठाई बनाती, मेहमानों की खातिरदारी करती
और थक कर चुपचाप बैठ जाती। राहुल और नेहा उस समय भी अपनी दुनिया में मग्न रहते। कभी उन्हें देख भी लेते तो बस पूछते, मम्मी कुछ चाहिए है तो बताओ। और निर्मला मुस्कुराकर कह देती, कुछ नहीं चाहिए बेटा। पर उनके भीतर की आवाज बार बार कहती, मुझे चाहिए एक बात करने वाली, मुझे पूछने वाली, मुझे समझने वाली एक बेटी। नेहा बहू थी, पर निर्मला ने तो उसे कभी बहू समझा ही नहीं था। लेकिन नेहा शायद खुद को बहू से ज्यादा कुछ बनाना ही नहीं चाहती थी। निर्मला समझती थी कि हर रिश्ते को वक्त देना होता है, लेकिन वक्त बीतता गया और दूरी वहीं की वहीं रही। उन्होंने कई बार कोशिश की। एक बार उन्होंने पुराने एल्बम निकाले, नेहा के पास जाकर बैठ गई। नेहा, देखो ये फोटो मेरी शादी के दिन की है, और ये देखो ये फोटो मेरे कॉलेज के नृत्य प्रतियोगिता की है। मुझे नृत्य का बहुत शौक था नेहा। लेकिन निर्मला जी के कुछ और बोलने से पहले ही नेहा बोली, माँ जी मुझे थोड़ा पढ़ना है, कल टॉपिक सबमिट करना है। निर्मला जी चुपचाप एल्बम उठाकर बाहर आ गई। कुछ दिन बाद दिल किया तो निर्मला जी ने कहा, नेहा बाजार चलें साथ, मैं भी कुछ साड़ियां देख लूंगी और तुम भी अपने लिए। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपने लिए ड्रेसेस राहुल के साथ ऑनलाइन ऑर्डर कर ली हैं, आप अपने लिए ले आइए। हर बार निर्मला जी की उम्मीद टूटती, पर वो हर बार फिर से जोड़ने की कोशिश करती। पर अब उन्हें एहसास होने लगा था, बहू से रिश्ता बनाने की कोशिश एक तरफा हो रही है। वो नेहा के साथ अपने रिश्ते को समय देने को तैयार थी, लेकिन सामने से लेने वाला कोई नहीं था। और जब रिश्ते में सिर्फ एक ही हाथ आगे बढ़े तो वो थक कर एक दिन रुक ही जाता है। पूरा दिन नेहा अपने कमरे में डूबी रहती थी, किताबों के पन्नों में खोई रहती। कभी कभी मोबाइल में खोली गई कोई नोटबुक या लैपटॉप की स्क्रीन पर व्यस्त रहती। सुबह से शाम तक पढ़ाई में बिताए गए समय के बाद जब राहुल और नेहा दोनों शाम को बाहर घूमने निकलते तो वे वहीं किसी कैफे या होटल में खाना खाकर आ जाते। घर पर निर्मला जी ने प्यार से खाना बनाया होता, घंटों की मेहनत होती, लेकिन खाना ज्यों का त्यों धरा रहता। कई बार खाना बेकार हो जाता, कूड़े के डिब्बे में फेंकना पड़ता। ये देखकर निर्मला जी के दिल में एक अजीब सी वेदना उठती थी। एक दिन बोल ही पड़ी, बेटा घर पर जो खाना बनता है वो तो बेकार हो जाता है, तुम लोग रोज बाहर से खाना खाकर आ जाते हो। राहुल बिना कुछ कहे कमरे में चला गया, लेकिन जवाब उसकी पत्नी ने दिया। दिल मिलाकर वो बोली, हमने तो आपको कभी कहा नहीं कि आप खाना बनाइए। जब घर में खाना होगा तब हम बता देंगे, हमारे लिए खाना मत बनाया कीजिए। निर्मला जी समझ गई कि उनकी मेहनत की कोई कद्र नहीं। ना घर के लोग उनकी थकान समझते हैं, ना उनके प्यार को महसूस करते हैं। धीरे धीरे उनके अंदर एक अलग सी तन्हाई बढ़ने लगी। सुबह की शुरुआत अब निर्मला जी के लिए 4:30 बजे होती। टिफिन बनाना, नाश्ता तैयार करना, नेहा के लिए दूध और राहुल के लिए कॉफी, सारा काम चुपचाप बिना किसी अपेक्षा के। जबकि नेहा का दिन दोपहर 11 बजे के बाद शुरू होता। वो उठती, जल्दी जल्दी कुछ खाती और फिर अपने कमरे में पढ़ाई में चुप जाती। खाने के समय चुपचाप डाइनिंग टेबल से प्लेट लेकर रूम में चली जाती। निर्मला जी ने जब एक दो बार टोका कि बैठकर साथ खा लिया करो तो जवाब मिला, मम्मी टाइम नहीं है, नोट्स पूरे करने हैं। एग्जाम क्लियर करने के बाद नेहा को एक कॉलेज में नौकरी मिल गई। अब तो उसे घर में क्या चल रहा है और क्या नहीं, किसी भी बात से कोई मतलब नहीं रह गया था। सुबह नौकरी पर जाती और दोपहर को घर लौटकर खाना खाकर सो जाती। शाम को उठती तो मोबाइल स्क्रॉल करने में लगी रहती। निर्मला जी कुछ पूछती या मदद के लिए बुलाती तो बहाना बना देती कि कॉलेज का कोई काम कर रही हूँ। राहुल भी ऑफिस से आता तो सीधा कमरे में चला जाता। निर्मला जी के लिए तो ये घर एक वर्क जोन बनकर रह चुका था, जहाँ हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। बस एक अकेली निर्मला थी जो सबके पीछे भाग रही थी। निर्मला जी के दिल में एक भारीपन उतर आया था। रात को जब राहुल पानी पीने आया तो निर्मला ने फिर कोशिश की, बेटा जब से नेहा आई है
मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैं चाहती थी कि वो आराम से पढ़ाई करे, अपना करियर बनाए, पर घर की जिम्मेदारी पूरी तरह मेरी ही क्यों? तुम नेहा से कहो कि मेरी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करे। राहुल झुंझलाता हुआ बोला, मम्मी, आप तो पहले भी सब कुछ करती थी, अब अचानक थकावट क्यों लग रही है? आपको क्या दिक्कत है? साफ साफ बोलिए। निर्मला ने पहली बार कहा, दिक्कत ये है कि इस घर में सबको आजादी है, नेहा को पढ़ने की, नौकरी करने की, तुम्हें बाहर जाने की, तुम दोनों को अपनी मर्जी मुताबिक कुछ भी करने की, लेकिन मुझे अपने लिए 10 मिनट भी नहीं मिलते। मुझे सिर्फ सहयोग चाहिए। तो राहुल बोला, माँ, नेहा तो बेचारी काम करना चाहती है, लेकिन उसे समय कहाँ होता है। वर्किंग है, पैसे कमाती है, उसकी भी तो परेशानी को समझिए। निर्मला जी के कानों में बेटे का कहा गया एक एक शब्द हथौड़े की तरह पड़ रहा था। सही कहा तुमने बेटा, मैं तो वर्किंग नहीं हूँ, बाहर जाकर पैसे कमाकर नहीं ला सकती ना। बोलते बोलते निर्मला जी अपने आंसू छिपाने का प्रयास करने लगी। कुछ पल बाद जब सामने देखा तो राहुल वापस अपने कमरे में जा चुका था। निर्मला जी की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब थी। घुटनों में दर्द, बदन में भारीपन, सुबह उठती तो हाथ पैर सुन्न महसूस होते। बावजूद इसके रोजाना की तरह सारे घर के काम वो बिना रुके करती रही। उन्होंने कई बार सोचा कि इस बार अपनी परेशानी बेटे को बताएंगी, पर नेहा और राहुल दोनों अपने अपने काम में व्यस्त थे। नेहा अपने कमरे में और राहुल ऑफिस की फाइलों में। दोपहर को जब दर्द असहनीय हो गया तो उन्होंने कहा, मेरे घुटनों में आज बहुत दर्द है। नेहा का फोन उसी समय बजा। वो उठकर बाहर चली गई। राहुल बेपरवाही से मोबाइल स्क्रॉल करते हुए बोला, पेन किलर रखी है, खा लो। उसके बाद किसी ने नहीं पूछा कि माँ, आपके घुटने का दर्द कैसा है। दिन गुजरते रहे। एक दिन निर्मला जी बरामदे में तुलसी के आगे दीपक जला रही थी जब राहुल ने आकर धीरे से कहा, माँ, एक खुशखबरी है, नेहा माँ बनने वाली है और आप दादी। एक क्षण को उनका हाथ थम गया। हृदय खुशी से खिल उठा। दादी? ये शब्द उनके कानों में जैसे घंटियों की गूंज की तरह प्रतिध्वनित हुआ। सच बेटा, ये तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने श्रद्धा से आंखें मूंदी, जैसे भगवान ने कोई मन मांगी मुराद पूरी कर दी हो। वर्षों बाद जीवन में किसी नन्ही किलकारी की आस एक बार फिर से उनके दिल में अरमानों की लहरें ले आई थी। मन में ये उम्मीद भी जगी कि माँ बनने के बाद नेहा को भी जिम्मेदारी का एहसास होगा, लेकिन मैं सब कुछ अपनी बहू के लिए वैसा नहीं होने दूंगी जैसा मेरे साथ हुआ था। निर्मला जी ने मन ही मन सोच लिया। वो नेहा को अपनी बेटी की तरह स्नेह, सुरक्षा और परवाह देना चाहती थी, ताकि उसकी गर्भावस्था सुखद और यादगार बन सके। वो अपनी गर्भावस्था के दिनों को याद करने लगी। अपनी शादी के 2 बरस बाद जब वे खुद माँ बनने वाली थी, उनकी जिंदगी ससुराल की जिम्मेदारियों में जकड़ गई थी। सुबह का झाड़ू पोछा, दिन भर रसोई में काम और सास ससुर की सेवा, हर काम उनके हिस्से था। 5वें महीने में कमर का दर्द और थकान उन्हें तोड़ने लगी थी, लेकिन सास बोलती, सब औरतें बच्चे जनती हैं, तुम कुछ अनोखा नहीं कर रही हो, मेहनत वाले काम करो, इससे डिलीवरी आसान होगी। काम वाली बाई को छुड़वा दिया गया और आटा चक्की पर रोज गेहूं पीसने का काम भी निर्मला जी को सौंपा गया। ये सब करने से बच्चा स्वस्थ होगा, सास ने कहा था, लेकिन 9वें महीने तक भी झाड़ू पोछा और खाना बनाना उनके जिम्मे ही रहा। नीरज, उनके पति, अपने काम में व्यस्त रहते। निर्मला जी ने एक बार हिम्मत करके कहा था, नीरज, आज थोड़ा दर्द हो रहा है, उठा नहीं जा रहा। वो कहती तो पति बोलते, मैं क्या करूं, मैं खुद ऑफिस से थका हुआ आया हूं। गर्भावस्था में वो स्नेह, वो देखभाल जो वो चाहती थी, वो कहीं नहीं था। गर्भ के आखिरी महीनों में भी दर्द, थकान, मन की घबराहट, सब कुछ अकेले झेलना पड़ा। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट तो छोड़िए, एक कप दूध तक भी पूछने वाला कोई नहीं था। गर्भावस्था के आखिरी दिन तक काम में जुटी रही, लेकिन फिर भी ऑपरेशन ही करना पड़ा। वो दर्द, वो बेबसी, वो अकेलापन
उनके मन में गहरे उतर गया था। आज वो दिन याद करके उनकी आंखें नम हो आई। नहीं, मेरी बहू को ये सब नहीं झेलना पड़ेगा। उन्होंने खुद को संभालते हुए ठान लिया, अब मैं उसके साथ वैसा नहीं होने दूंगी जैसा मेरे साथ हुआ था। धीरे धीरे उन्होंने नेहा की देखभाल में खुद को समर्पित कर दिया। हर प्रकार से उसका ख्याल रखा। जब नेहा कभी चिड़चिड़ी या परेशान हो जाती तो निर्मला जी कहती, कोई बात नहीं बेटा, ये वक्त संवेदनशील होता है। उसे मुस्कुराकर गले लगा लेती, ये सोचते हुए कि हर औरत के जीवन में मातृत्व एक अवसर है जिसमें उसे सुरक्षा और स्नेह मिलना उसका अधिकार है। देखते ही देखते 9 महीने बीत गए। बधाई हो, बेटा हुआ है। सुनते ही निर्मला जी की आंखें छलक पड़ी, दिल जैसे थम गया कुछ पल के लिए। उन्होंने धीरे से हाथ जोड़े और मन ही मन कहा, आपका लाख लाख शुक्र है प्रभु, आज सच में आपने मुझे जीवन का सबसे सुंदर तोहफा दिया है। निर्मला जी ने जब पहली बार अपने नन्हे पोते को गोद में लिया तो लगा जैसे उनकी उम्र की थकावट, शरीर की पीड़ा, सारी शिकायतें एक पल के लिए गायब हो गई हों। नेहा की डिलीवरी के बाद भी सब कुछ निर्मला जी ने संभाला, बिना किसी अपेक्षा के। जब बच्चा लगभग 4 महीने का हो गया तो नेहा ने वापस नौकरी शुरू करने का फैसला कर लिया। राहुल ने भी उसके फैसले को सहमति दी, ये कहकर कि घर पर माँ है, वो बच्चे को अच्छे से संभाल लेंगी। उनके पैरों में सूजन थी, कमर में दर्द चलता रहता, लेकिन दवाई लेती और आराम से सारे काम निपटा देती। किसी को भनक ना लगे कि शरीर थक रहा है या मन पर कोई बोझ है। राहुल और नेहा जब शाम को घर लौटते तो बच्चे के दिन भर के किस्से सुनकर बस हंस देते। नेहा और राहुल थके होते तो उन्हें चाय बनाकर भी थमा देती। अपने हिस्से के आराम, सेहत, इच्छाओं को उन्होंने पूरी तरह एक बार फिर दरकिनार कर दिया, बस इसलिए कि परिवार की गाड़ी चलती रहे। घर में नेहा और राहुल की शादी की 5वीं सालगिरह का उत्सव मनाने की तैयारी चल रही थी। मुन्ना अब 1.5 साल का हो चुका था। कभी चलकर गिरता तो कभी दादी को प्यार से देखकर मुस्कुरा देता और फिर अपनी ही भाषा में कुछ बोलने की कोशिश करता। राहुल और नेहा ने इस सालगिरह को खास बनाने का मन बना लिया था। बड़े होटल में पार्टी, कैटरिंग, फोटोशूट, सब कुछ बड़े स्टाइल में होना चाहिए, ये तय हो चुका था। नेहा के हाथ में मोबाइल था, कभी डेकोरेटर से बात करती तो कभी फोटोग्राफर से। राहुल ऑफिस से समय निकालकर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की तैयारी में जुटा हुआ था। सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को न्योता दिया जा चुका था। इसी बीच निर्मला जी की बड़ी बहन रेखा पार्टी से 10 दिन पहले ही उनके घर पर आ गई थी। बहुत दिनों से उनसे मिली नहीं थी, इसलिए वो अपनी छोटी बहन के साथ कुछ पल बिताना चाहती थी, कुछ पुरानी यादें ताजा करना चाहती थी। लेकिन जब रेखा ने निर्मला जी को देखा, उनके चेहरे पर थकान, आंखों में उदासी और दिन भर के काम, तो वो हैरान रह गई। वो तुरंत समझ गई कि माजरा क्या है। एक दोपहर जब निर्मला जी रसोई में सब्जियां काट रही थी तो रेखा ने चाय का प्याला थमाते हुए कहा, निर्मला, ये क्या हालत बना रखी है? तू सारा दिन बस रसोई में ही काम करती रहती है। थोड़ा अपनी बहू को भी कहे घर की जिम्मेदारी उठाए। निर्मला जी ने चुपके से नजरें झुका ली। वो नहीं चाहती थी कि घर की बात बाहर जाए। अरे दीदी, आजकल की लड़कियां पहले पढ़ाई फिर नौकरी, घर संभालने का वक्त ही कहाँ मिलता है उसे। निर्मला जी ने जैसे तैसे बात को टालते हुए मुस्कुराना चाहा, लेकिन उनकी आवाज में दिल की कसक छिपी थी। रेखा ने भवे तानते हुए कहा, अरे तू उसे करने ही नहीं देगी तो वो करेगी भी क्यों? जब तू खुद ही सब झेलने को तैयार है तो कौन खुद से आगे आएगा? रेखा की बातों में एक तीखापन था जो निर्मला जी के मन को चुभ गया। उन्होंने धीरे से कहा, दीदी, आप नहीं जानती, सारा काम मेरे सिर पर आ जाता है। सुबह से लेकर रात तक खाना बनाना, मुन्ने को संभालना, घर की साफ सफाई। ना राहुल कुछ करता है ना नेहा। उनकी आंखें नम हो आई तो जल्दी से पहुंच ली ताकि रेखा उन्हें रोते हुए ना देखे। रेखा ने निर्मला जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कोई नहीं समझेगा तुझे,
जब तक तू खुद अपने लिए खड़ी नहीं होगी। अपनी लड़ाई हर किसी को खुद ही लड़नी पड़ती है निर्मला। निर्मला जी चुपचाप सुन रही थी। सालगिरह को अब बस एक हफ्ता शेष बचा था। रोज नेहा और राहुल शॉपिंग पर निकल जाते। निर्मला जी जब कहती चलो मैं भी कुछ ले लूं पार्टी के लिए, तो फौरन कोई ना कोई प्रैक्टिकल सवाल आ जाता। मम्मी, मुन्ने को कौन संभालेगा? आप जाएंगी तो बच्चा कैसे रहेगा? अब भीड़ में आपके पैर दर्द करने लगते हैं मम्मी, आप थक जाएंगी। ये सुनकर निर्मला जी चुप रह जाती। दिन बीतते गए। नेहा के लिए स्पेशल गाउन, राहुल के लिए डिजाइनर कोट पैंट, मुन्ने के लिए छोटे छोटे डिजाइनर कपड़े और निर्मला के लिए बस वही पुरानी साड़ियां जो वे पहले कई बार पहन चुकी थी। लेकिन रविवार की सुबह रेखा ने खड़ी खड़ी घोषणा कर दी, राहुल आज संडे है, घर पर तुम और नेहा रहो। आज निर्मला और मैं शॉपिंग पर जाएंगी। उसने अभी तक अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। राहुल थोड़ा असहज हो गया। मासी जी, आज डेकोरेटर से मीटिंग है, नेहा को भी साथ जाना है, हमें बहुत सी चीजें फाइनल करनी है। नेहा भी तुरंत बोली, और मम्मी को अगर कुछ लाना था तो हम किसी दिन खुद ही ला देते, वैसे भी भीड़ में उन्हें जाने में दिक्कत होती है। अरे तुम क्यों लेकर आओगे उसके लिए कपड़े? निर्मला को पहनने हैं तो वो अपनी पसंद के लेकर आएगी ना, रेखा जी बोली। तो नेहा ने कहा, लेकिन घर पर मुन्ने को कौन संभालेगा? निर्मला जी ने मुस्कुराकर लेकिन ठहराव के साथ कहा, तुम दोनों को जाना है तो मुन्ने को साथ ले जाओ। अब वो 1.5 साल का हो गया है, तुम्हारा भी बेटा है, मेरे लिए चिंता मत करो, इस बार मैं खुद चुनूंगी कि मुझे क्या पहनना है। राहुल और नेहा थोड़ी देर तक एक दूसरे का चेहरा देखते रहे, पर रेखा की पैनी निगाहें देखकर कुछ कह नहीं पाए। और उस दोपहर निर्मला जी लगभग सालों बाद पहली बार अपने लिए वैसे कपड़े खरीद रही थी जैसे कभी वो पहनना चाहती थी। पार्टी की शाम आई तो घर जगमगा उठा। खूबसूरती से सजा हुआ हॉल, हल्की बॉलीवुड ट्यून और बढ़िया अरेंजमेंट, जो देखता तारीफ करते नहीं थकता। राहुल नेहा की एंट्री एक शानदार कपल डांस के साथ हुई। सबकी नजरें राहुल और नेहा की ओर चली गई। नेहा अपनी नीली साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी और राहुल काले कोट पैंट में स्मार्ट और आत्मविश्वासी दिखाई दे रहा था। दोनों के डांस पर मेहमानों ने खूब तालियां बजाई, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी तब हुई जब सबकी नजर निर्मला जी पर पड़ी। आज बरसों बाद वे अपने मनपसंद फिरोजी रंग का नया सलवार सूट पहने हुए थी। हल्का मेकअप, मुस्कुराहट भरा चेहरा और आंखों में चमक। अपने नए रूप में वो इतनी बदली बदली और खिली हुई सी दिख रही थी कि कई रिश्तेदार हैरान रह गए। उन्हें पहचानना ही मुश्किल हो रहा था लोगों के लिए। रेखा और निर्मला जी के भाई भाभी भी आए हुए थे। तभी मस्ती का माहौल बनाते हुए रेखा बोली, दीदी बस अब और नहीं, आज तो आपको स्टेज पर आना ही पड़ेगा। निर्मला जी हंसने लगी, अरे छोड़ो ना, मेरी उम्र अब गाना बजाने करने की नहीं रही। भाई ने भी कहा, कमाल करती हो दीदी, तुम्हारा वो डांस याद है कॉलेज के वार्षिकोत्सव का? तुमने मधुबन में राधिका नाचे गाने पर ऐसा परफॉर्म किया था कि सब मंत्रमुग्ध हो गए थे। कई मेहमानों ने कहा, अरे वाह, आपका एक परफॉर्मेंस तो बनता है। तालियों की गूंज, प्यार भरी आवाजों और रेखा की आंखों के इशारे ने निर्मला को उठने पर मजबूर कर दिया। वो साड़ी के पल्लू को सहेजते हुए झिझक कर स्टेज पर चढ़ी और जैसे ही स्पीकर से पुराने जमाने का मधुर गीत बजा, निर्मला जी ने मंच पर ऐसा भावपूर्ण नृत्य किया कि सब देखकर हैरान रह गए। ठीक वैसा नृत्य था जैसा कोई कलाकार करता है। माहौल एकदम ठहर सा गया। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा पार्टी हॉल गूंज उठा। निर्मला जी की आंखें खुशी से भीग गई। बरसों बाद आज उन्हें अपने शौक को पूरा करने का मौका मिला था। राहुल और नेहा भी स्तब्ध रह गए। वे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि निर्मला जी के पास इतना बेहतरीन टैलेंट है। फिर रिश्तेदारों का मिलना जुलना, सेल्फी बूथ पर बच्चों की मस्ती और हर तरफ रौनक बिखरने लगी। बड़े से टेबल पर खूबसूरत सा केक रखा गया। जब केक काटने का मोमेंट आया तो राहुल और नेहा ने मिलकर वेडिंग एनिवर्सरी का केक काटा। फिर दोनों के लिए एक रोमांटिक गाना बजा।
कुछ क्षणों के लिए माहौल पूरा रोमांटिक हो गया। उसके तुरंत बाद अचानक डीजे पर अगला गाना बजा। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, हैप्पी बर्थडे टू यू। संगीत की इस धुन पर सभी चौंक गए। राहुल ने झेंपते हुए ऑर्गेनाइजर को बुलाया। सर, ये बर्थडे पार्टी नहीं, शादी की सालगिरह है, भूल गए क्या? तभी रेखा जी जोर से बोली, बिल्कुल सही गाना बजा है और ये मैंने ही लगवाया है। हर कोई उनकी तरफ देखने लगा। रेखा ने मंच के पास जाते हुए मुस्कुरा कर कहा, राहुल, नेहा, आज सिर्फ तुम्हारी शादी की सालगिरह नहीं है, बल्कि इस घर की नींव रखने वाली हम सबकी प्यारी निर्मला का जन्मदिन भी है। याद नहीं किसी को? सन्नाटा छा गया। राहुल और नेहा के चेहरों पर हिचक और शर्म की मिली जुली छाया थी। उनके अपने ही जश्न के बीच माँ का जन्मदिन भूल जाना सब लोगों के सामने उन्हें शर्मिंदगी का एहसास करा रहा था। रेखा ने दूसरा केक लाने का इशारा किया और सहज गंभीर आवाज में कहा, अब एक केक कटेगा उस महिला के लिए जिसने इस घर को सही मायनों में घर बनाया है, जिसकी मेहनत, प्यार और त्याग के बिना आज कोई जश्न मुमकिन नहीं था। पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा। नेहा ने आगे बढ़कर कहा, माँ जी, हैप्पी बर्थडे, हम सचमुच भूल गए, माफ करना। सॉरी माँ, राहुल ने भी हिचकते हुए बोला। जन्मदिन मुबारक हो। निर्मला जी के चेहरे पर आज खुशी की चमक थी। पार्टी की चकाचौंध रात में खत्म हो गई थी। बाकी सभी रिश्तेदार जा चुके थे, पर नेहा की माँ विमला जी अपनी बेटी के ससुराल में 1-2 दिन के लिए रुक गई थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही निर्मला जी की आंखें खुल गई। बरसों की आदत ने उन्हें बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बाहर निकली तो बेटे बहू के कमरे से बातें करने की आवाजें आ रही थी। सोचा सब जाग ही चुके हैं तो एक बार चाय का पूछ लेती हूँ। ये सोचते हुए जब वो बेटे बहू के कमरे के पास पहुंची, दरवाजा आधा खुला था। अंदर नेहा रात को मिले तोहफों के रैपर खोल रही थी और उसकी माँ विमला जी राहुल से बातें कर रही थी। बस बेटा, 1 महीने की और बात है, फिर तो मैं भी रिटायर हो जाऊंगी, विमला जी ने एक सुकून भरी सांस लेते हुए कहा। ये सुनकर नेहा ने हाथ में पकड़ा गिफ्ट साइड में रखा और अपनी माँ के पास आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर अपनी माँ के लिए गहरा प्यार और चिंता थी। अरे वाह मम्मी, फिर तो बस आराम ही आराम। सारी उम्र आपने नौकरी ही तो की है, सुबह नौकरी पर जाना, दोपहर बाद आना, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद अपने सारे शौक पूरे करना। अब इस उम्र में खुद को घर के कामों में मत खपाना, उसके लिए तो भाभी है ना। हाँ बेटा, लेकिन वो भी नौकरी पर जाती है, ऐसे में थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ेगा, उसकी माँ बोली। अरे माँ, तो क्या हुआ, पहले भी तो वो संभालती थी ना, तो अब क्यों नहीं। आप ये जिम्मेदारियों का बोझ अपने सिर पर मत लेना। घूमना फिरना, पापा के साथ वक्त बिताना, अपनी सहेलियों से मिलना, किटी पार्टीज में जाना, वैसे भी इस उम्र में शरीर में पहले जितनी ताकत कहाँ रह जाती है जो आप घर का काम करोगी। राहुल ने भी सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल मम्मी जी, आपने बहुत मेहनत की है, अब आपका आराम करने का समय है। निर्मला जी के हाथ वहीं दरवाजे पर थम गए। चाय की ट्रे अचानक से बहुत भारी लगने लगी। एक एक शब्द उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा था। उनके भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। तो क्या रिटायरमेंट सिर्फ नौकरी करने वाली औरतों का हक है? क्या घर संभालने वाली, दिन रात रसोई में खटने वाली औरतों की नौकरी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती? वो सोचने पर मजबूर हो गई। क्या मेरा श्रम श्रम नहीं है? क्या मेरा त्याग सिर्फ एक कर्तव्य है जिसकी कोई कीमत नहीं? क्या मेरे कोई शौक नहीं, कोई इच्छा नहीं जो मैं पूरा करना चाहती हूँ? चाय की ट्रे लिए हुए वो चुपचाप अपने कदमों पर वापस मुड़ गई। उन्होंने ट्रे वापस रसोई में रख दी, जैसे कोई भारी बोझ उतारा हो। बिना कुछ बोले वो बालकनी में आकर खड़ी हो गई। सुबह की ठंडी हवा भी उनके अंदर की आग को शांत नहीं कर पा रही थी। तभी पीछे से रेखा ने उनके कंधे पर हाथ रखा। निर्मला जी का चेहरा देखकर वो सब समझ गई। धीरे से बोली, क्या हुआ निर्मला, सुबह सुबह यहाँ अकेले खड़ी है?
निर्मला जी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में आंसू नहीं, पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। दीदी, आप सही कहती थी, अपने लिए मुझे खुद ही खड़ा होना होगा। जब तक मैं सारी जिम्मेदारी उठाती रहूंगी, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा। रेखा मुस्कुरा उठी। शाम तक रेखा और नेहा की माँ अपने अपने घर पर लौट गए। घर फिर से वैसा ही हो गया जैसा हर दिन होता है, सामान्य और व्यवस्थित। अगला दिन रविवार था। सालों में पहली बार सुबह उठने के बाद निर्मला जी ने किचन का रुख नहीं किया। ना चाय बनाई, ना मुन्ने के लिए खाना, ना ही किसी की नाश्ते की तैयारी। उन्होंने चुपचाप अपनी अलमारी खोली, सालों पहले रखे अपने स्पोर्ट शूज निकाले, जो कभी खरीदे थे मगर पहने नहीं थे, और पार्क की ओर निकल गई। किसी से कुछ नहीं कहा। खुली हवा में सैर करके आज उनके तन के साथ मन को भी शांति मिली थी। एक एक कदम उन्हें जीवित होने का एहसास दिला रहा था, उन्हें उस पिंजरे से निकलने का एहसास करा रहा था जिसमें उन्होंने खुद को सालों से कैद कर रखा था। 1 घंटे बाद जैसे ही वो घर लौटी और दरवाजा खोला, राहुल और नेहा की आवाजें कानों में पड़ी। अरे माँ जी कहाँ चली गई? मुन्ने के लिए दलिया बनाना था। नेहा की आवाज आई। अरे यार, मुझे क्या पता, मैं भी कब से अपनी कॉफी के लिए इंतजार कर रहा हूँ। राहुल की भी झुंझलाहट भरी आवाज सुनाई दी। निर्मला जी ने बिना कुछ कहे दरवाजा बंद किया और जूते उतारे। कुछ ही पलों में राहुल बाहर आया। माँ को देखकर बोला, माँ, आप कहाँ चली गई थी सारा काम छोड़कर? ना हमारे लिए नाश्ता बनाया, ना मुन्ने के लिए कुछ खाने को। अब जल्दी से दलिया बनाओ और हम दोनों के लिए कॉफी भी, सिर दर्द कर रहा है। इतना कहकर वो फिर से अपने कमरे में चला गया। निर्मला जी वहीं खड़ी रह गई, बिल्कुल शांत। फिर आया वो पल जब चुप्पी टूटी। कुछ देर बाद उन्होंने आवाज लगाई, राहुल, नेहा, 1 मिनट आओ जरा। दोनों बाहर आए। क्या हुआ माँ? राहुल ने पूछा। नेहा मोबाइल में आंखें गड़ाए बोली, हाँ मम्मी जी, कहिए ना, क्या बात है? निर्मला जी की आवाज शांत थी पर स्थिर। मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहती हूँ। शायद ये बात कहने में मुझे 2 साल की देरी हो गई है, लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। मैंने तय कर लिया है कि मैं अब रिटायर होना चाहती हूँ। राहुल हंस पड़ा। रिटायरमेंट? मम्मी, आप तो कहीं नौकरी नहीं करती थी? निर्मला जी मुस्कुराई। हाँ बेटा, नौकरी नहीं करती थी, पर रोज 15-16 घंटे की ड्यूटी जरूर करती थी। इस घर की, तुम्हारी, नेहा की और अब मुन्ने की भी। नेहा और राहुल हैरानी से उनकी ओर देखने लगे। नेहा बोली, माँ जी, आप तो जानती है ना, मैं ऑफिस जाती हूँ, काम बहुत होता है, मैं तो नहीं संभाल पाऊंगी ये सब। और आपको तो घर संभालने की आदत है। निर्मला जी अब सीधी नजरों से नेहा को देख रही थी। नेहा बेटा, क्या नौकरी करने वाली महिलाएं सिर्फ ऑफिस ही देखती हैं? क्या उनका घर नहीं होता? जब तुमने कहा था कि तुम पढ़ना चाहती हो, तो सबसे पहले मैंने ही कहा था, पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरे भी सपने थे, मैं भी पढ़ी लिखी थी, मैं भी कुछ बनना चाहती थी, पर उस वक्त किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने सोचा मेरी बहू के सपने अधूरे ना रह जाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे सिर्फ एक होम सर्विस बनाकर रख दो। राहुल, तुम कह रहे थे, माँ आप कहाँ थी? क्या कभी आज तक तुमने मुझसे पूछा, माँ आप कैसी हैं? कभी तुमने देखा, माँ आज थकी लग रही हैं, चलो मैं चाय बना देता हूँ? कमरे में सन्नाटा छा गया। राहुल अब मोबाइल की ओर नहीं, माँ की ओर देख रहा था। नेहा के हाथ में पकड़ा फोन अब मेज पर था। निर्मला जी की आंखों में नाराजगी थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक माँ का दर्द और एक औरत का आत्मसम्मान। वो अब नेहा की ओर मुड़ी, उनकी नजरें सीधी और अटल थी। नेहा बेटी, निर्मला जी ने शांत लेकिन गहरे स्वर में कहा, कल सुबह मैंने अनजाने में तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बातें सुन ली थी। तुम कह रही थी रिटायरमेंट के बाद तुम्हारी माँ को आराम करना चाहिए। उन्होंने सारी उम्र काम किया, अब उन्हें रसोई या घर के कामों में नहीं झोंकना चाहिए। अपने शौक पूरे करने चाहिए, सहेलियों के साथ पार्टी करनी चाहिए, घूमना फिरना चाहिए।
तो मैं तुमसे यही सवाल पूछना चाहती हूँ, जब तुम अपनी माँ के लिए इतना सोच सकती हो तो मेरे लिए तुम्हारी आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरी भी उम्र हो चुकी है? इस उम्र में मेरे शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं बची। निर्मला जी ने अपनी बात खत्म की। मैं घर के कामों से पूरी तरह रिटायर तो नहीं होंगी, पर मैं रुकूंगी जब थक जाऊंगी, चलूंगी जब मन होगा। कल से मैं सुबह सैर करने भी जाऊंगी और खुद को भी थोड़ा समय दूंगी। आज से ये घर सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं। तभी नेहा बोली, लेकिन माँ जी, मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं। निर्मला जी उठी, पानी का गिलास लिया और धीमे से मुस्कुराई। कोई बात नहीं बेटा, आजकल सोशल मीडिया पर सब बनाना सिखाया जाता है, इसलिए तुम्हारी कॉफी, दलिया और बाकी सब कुछ थोड़ा तुम भी बनाना सीखो। फिर भी ना आए तो मैं सिखा दूंगी। इतना कहकर निर्मला जी नहाने चली गई और करीब आधे घंटे के बाद जब अपने कमरे से बाहर आई तो देखा नेहा यूट्यूब पर सर्च कर रही थी, हाउ टू मेक बेबी पॉरेज एट होम। उधर राहुल ने टोस्टर में 2 स्लाइस डाले और दूसरी तरफ कॉफी बनाने लगा। अरे यार, ये टोस्ट तो। और इससे पहले कि वाक्य पूरा होता, टोस्ट जला हुआ बाहर आ चुका था। ये तो पूरा काला हो गया। इधर रसोई के दरवाजे पर निर्मला जी खड़ी थी, चुपचाप मुस्कुराती हुई। उनकी आंखों में सख्ती नहीं, एक शांत संतोष था। वो चाहती थी कि उनके पास जाकर कहें, हटो, इससे अच्छा तो मैं खुद ही बना लेती हूँ। लेकिन फिर खुद से ही बोल उठी, नहीं, इन्हें ही करने देती हूँ, करेंगे तभी सीखेंगे। नेहा ने किसी तरह दलिया पकाया, उसमें थोड़ी चीनी डाली और ठंडा करके मुन्ने को खिलाने बैठ गई। राहुल ने दूसरा ब्रेड टोस्ट बनाया जो काफी अच्छा बना था। फिर कॉफी बनाकर 3 मग लेकर बाहर आया, अपने, नेहा और निर्मला जी के लिए। और उस दिन के बाद घर में एक नया माहौल बन गया था। राहुल और नेहा सुबह जल्दी उठकर एक साथ नाश्ते का काम संभालते थे और फिर नौकरी पर जाते थे। सफाई के साथ साथ बर्तन धोने के लिए भी बाई लगा दी गई थी। निर्मला जी अब भी सुबह जल्दी उठती, लेकिन किसी की सेवा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए। जॉगिंग शूज पहनती और पार्क की ताजी हवा में कभी सहेलियों के साथ हंसते बोलते सैर करती तो कभी योगा। और बेटी बहू के नौकरी पर निकलने के बाद वे खुशी खुशी अपने पोते के साथ वक्त बिताती थी, उसके साथ खेलती थी। शाम के समय कभी रामायण पढ़ती तो कभी अपनी मनपसंद फिल्म चला लेती। अपने एक सख्त फैसले से उन्होंने अपने बेटे और बहू को अच्छी तरह एहसास करा दिया था कि उन लोगों के अलावा एक और इंसान भी उस घर में रहता है, जिसका नाम है निर्मला। तो दोस्तों, घर किसी एक की जिम्मेदारी नहीं होता। जब सब मिलकर निभाते हैं तभी रिश्ते भी मुस्कुराते हैं। और सबसे जरूरी बात, खुद से प्यार करना भी एक जिम्मेदारी है, जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, निर्मला जी का फैसला क्या सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।